Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया. हमारी इंडिया में नेशनल लेवल पर ऐसे कौन से हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि लोगों की हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पर ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आपके पेपर में एक या दो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे. मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इस प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च हुई थी, किस पे फोकस करती है. बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. आपने अगर ये वीडियो को अच्छे से समझा होगा, पीडीएफ में से 2-3 बार पढ़ा होगा, तो आपको अच्छी सी चीज़ें याद होंगी तो पेपर तक भूलोगे नहीं. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आंसर तुम्हें आता होगा और तुम्हारे मार्क्स हो जाएंगे पक्के. ठीक है जी. अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं वो बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं. ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है सिर्फ और सिर्फ ये वाले, जो कि किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड अडोलसेंट हेल्थ से, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज से रिलेटेड, नया जन्मा बच्चे से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड और अडोलसेंट से रिलेटेड, मतलब जो किशोर अवस्था में होते हैं. सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है. ऐसे हेल्थ प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी डिसीज़ेस पर बेस्ड हैं. कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के अलग हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के अलग हैं, काफ़ी चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो हमारी सिलेबस का पार्ट नहीं है. क्योंकि अगर आप मान लो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मान लो आप एनटीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या टीचिंग का कोई और एग्ज़ाम देने जाने वाले हो, तो टीचिंग में या आंगनवाड़ी में आपको सिर्फ इन्हीं लोगों से तो डील करना है ना कि प्रेग्नेंट लेडी होगी या छोटे बच्चे होंगे. ठीक है, जब छोटे बच्चे होंगे, प्रेग्नेंट लेडी होगी, तो नॉर्मली सी बात है आपको सिर्फ उन्हीं के एक्ट्स को पढ़ना है, बाकी एक्ट्स को पढ़ के इतना समझने की नीड नहीं है. ठीक है जी. आ जाओ पहले एक्ट पे मतलब कि पहले प्रोग्राम का क्या है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. ठीक है जी. आपके पास ये देखो इन प्रोग्राम्स का ना ऐसे शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSSK प्रोग्राम इन इंडिया. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSSK हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया. आपको पता होना चाहिए. जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी आप कह सकते हो. देखो वर्ड लिखा हुआ है, जो हिंदी का वर्ड है जिसको इंग्लिश में लिखा गया है, तो सब अपने अपने तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. आप जननी बोलो, जनानी बोलो, यहाँ पर वही आ जाएगा. आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. ठीक है जी. अब ये कब लॉन्च हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च करा था 1 जून 2011 को. कब लॉन्च करा था, 1 जून 2011 को. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. ठीक है जी. अब इस प्रोग्राम के अंदर किस किस को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो देख लो. जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको फ्री कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी. फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी. जब वो प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, तो फ्री में डिलीवरी करवाई जाएगी गवर्नमेंट द्वारा. कैशलेस मतलब कोई पैसा नहीं लेना. अगर कोई औरत गरीब है, पैसे नहीं भर सकती, तो भी उसकी डिलीवरी करवाई जाएगी हॉस्पिटल में अच्छे तरीके से, ताकि बेबी और मदर दोनों सेफ रहे और बिल्कुल फ्री. फ्री सी सेक्शन, अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही, ऑपरेशन के थ्रू हो रहा है, तो वो फ्री सी सेक्शन भी करवा कर देंगे. फ्री ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल, जो भी प्रेग्नेंट लेडी को मेडिसिन चाहिए या कोई और उनकी नीड की रिक्वायरमेंट है, वो भी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी. फ्री डायग्नोस्टिक, जैसे टाइम टू टाइम क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी का हमें चेकअप कराना है कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, फ्री में करवाया जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद क्या है, फ्री डाइट ड्यूरिंग स्टे इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी मान लो है हॉस्पिटल में जिसमें भी है वो
जिसमें भी वो जैसे रुकी हुई है, कोई दिक्कत है, टेस्ट हो रहा है, फ्री डाइट मिलेगी, वहाँ पे खाना फ्री में मिलेगा। फ्री प्रोविजन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड की नीड है फ्री में मिलेगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम यूज़र चार्जेस, कि हॉस्पिटल के कुछ चार्जेस होते हैं ना, वो भी नहीं लगेंगे, उससे भी बचाव, मतलब वो भी नहीं भरने पड़ेंगे। फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, उसको उसके घर से लेके हेल्थ इंस्टीट्यूशन तक लाया जाएगा एम्बुलेंस में फ्री में। फ्री ट्रांसपोर्ट बिटवीन फैसिलिटीज़ इन केस ऑफ रेफरल, कि मान लो एक हॉस्पिटल में है, वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं भाई हम इस केस को नहीं संभाल पाएंगे, इस दूसरे हॉस्पिटल में इनको लेकर जाओ, तो वहाँ से लेके दूसरे हॉस्पिटल तक भी फ्री में लेके जाया जाएगा। ठीक है। फ्री ड्रॉबैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस टू होम आफ्टर 48 आवर्स स्टे, बच्चे को जन्म दे दिया, पैदा हो गया, 48 आवर्स तक का थोड़ा रेस्ट दिया, उसके बाद उसके घर तक भी उसको फ्री में ड्रॉप करा जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, आपके पास क्वेश्चन इनमें से कुछ भी आ सकता है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या फ्री सर्विसेज मिलेंगी। तो आपको ये 10 फ्री सर्विसेज पता चल गई, इनमें से कोई भी एक आपके ऑप्शन में होगी, उसे टिक कर देना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इसी कार्यक्रम के अंदर, इसी प्रोग्राम के अंदर आता है फ्री इंटाइटलमेंट्स फॉर सिक न्यूबॉर्न्स टिल 30 डेज आफ्टर बर्थ, पैदा होने के 30 डेज तक अगर मान लो कोई जो नवजमा बच्चा है, नवजात बच्चा है और वो बीमार है, तो 30 डेज तक, 1 महीने तक उसको फ्री सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है जी। टू कव अब, और इस स्कीम को नाउ एक्सपैंड कर दिए सिक इन्फेंट्स, मतलब जरूरी नहीं है कि 30 डेज तक ही, उसके बाद भी अगर बच्चे को कोई बीमारी है तो फ्री सर्विसेज दी जाएंगी। कौन सी फ्री सर्विसेज दी जाएंगी? जो बीमारी का ट्रीटमेंट है फ्री होगा, दवाइयाँ या कुछ और चीज़ें कंज्यूम करने वाली फ्री मिलेगी, चेकअप फ्री होगा, फ्री में ब्लड मिलेगा अगर ब्लड की ज़रूरत है तो, हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेंगे, घर से लेके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस तक फ्री में लाया जाएगा। इन केस ऑफ रेफरल सर्विसेज, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में फ्री में लेकर जाया जाएगा, और फिर वापस ठीक हो जब हो जाएगा घर ड्रॉप करने में फ्री में पहुंचाया जाएगा। वही जो प्रेग्नेंट लेडी को सर्विसेज मिल रही थी, वही सर्विसेज यहाँ बच्चे को भी मिलेंगी, अगर जब वो पैदा होता है और वो सिक होता है, बीमार होता है, उसको नीड है सर्विसेज की, उसके लिए। ठीक है जी। सेकंड, अब ये सेकंड प्रोग्राम क्या कहता है? सबसे ज़्यादा देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस टॉपिक में क्या है? पहली चीज़, आपको प्रोग्राम्स के नेम याद करने हैं कि प्रोग्राम्स के नेम क्या हैं, किस प्रोग्राम का क्या नेम है, उसके अंदर उसकी शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए कि उसको क्या शॉर्ट नाम से जानते हैं। जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शॉर्ट फॉर्म है RKSK, आपके पास आ जाएगा RKSK की फुल फॉर्म बताओ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए। थर्ड, अगर उसकी कोई लॉन्च डेट मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, तो आपको वो पता होना चाहिए कि इस दिन लॉन्च हुआ था। ठीक है, उनका गोल क्या है, मतलब किस चीज़ पे फोकस है, कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हर प्रोग्राम के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा और बस बैंग ऑन आपको आता होगा और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई ये वाली बात? ठीक है जी। अब वापस से आ जाते हैं हमारे सेकंड प्रोग्राम पे। सेकंड प्रोग्राम में क्या नाम है? सेकंड प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर अवस्था अडोलेसेंस होती है 10 साल से लेके 19 साल तक की। अब इसकी आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पता चलेगी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। कब लॉन्च हुई थी? 7 जनवरी 2014 को। ठीक है, ये एक ऐसा हेल्थ प्रोग्राम है जो कि अडोलेसेंट्स, जिनकी एज ग्रुप होती है 10 साल से लेके 19 साल तक की, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, कि अगर वो अच्छा हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पा रहे, उनको वो प्रोवाइड करा जाए। फ्री इम्प्रूव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब क्या होता है, ये टाइम पीरियड अडोलेसेंस का कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, इस टाइम पर गर्ल्स के पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, उस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए
इस पे फोकस है इस कार्यक्रम में, प्रोग्राम पे। इन्हांस मेंटल हेल्थ, ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर उनके सेक्सुअल हॉर्मोन्स भी फंक्शनिंग में आने, मतलब प्रॉपर फंक्शन करने लग जाते हैं, उनके अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, करियर का टेंशन होता है, पढ़ाई की टेंशन होती है, तो उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है, तो उसको ठीक करना है। प्रिवेंट इंजरीज एंड वायलेंस, इस उम्र में 10 से 19 साल में इतना जोश जज्बा होता है बच्चों में, मैं इसको फोड़ दूंगा, उसको फोड़ दूंगा, ये मार दूंगा, वो मार दूंगा, ये खेलने गया था, वो खेलने गया था, उनको इंजरीज कम हो, वायलेंस में कम पड़े, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। प्रिवेंट सब्सटेंस मिसयूज, बहुत से बच्चे इस एज में ड्रग्स कंज्यूम करने लग जाते हैं, गलत राह पे चलने लग जाते हैं, तो वो उस गलत राह पे ना जाएं, ड्रग्स की तरफ ना बढ़ें, उसके लिए भी यहाँ पे सर्विसेज चलती रहती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। ठीक है जी, 2 हो गए, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पहले वो किशोरावस्था वाला था, अब ये है RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब ये किस पे फोकस करता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स, पैदा होने से लेके 18 साल तक अगर बच्चे को कोई भी बीमारी आ रही है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना कि ये अगर चलने में इसको दिक्कत है तो इसके पीछे की क्या बीमारी है। इंटरवेंशन, अगर ताकि वो बच्चों की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहे, मतलब कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको ये दिक्कत है, इसको ये दिक्कत है। इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट द्वारा उसकी ट्रीटमेंट करवाई जा रही है, उसको जो भी नीड है सर्विसेज की या ट्रीटमेंट की, वो ट्रीटमेंट दी जा रही है। ठीक है जी। अब ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर मेन फोकस किस चीज़ पे आ जाता है? मेन फोकस आ जाता है 4Ds। 4Ds याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? एक सेकेंड दोबारा से देख लो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या? 4Ds। आपको पास क्वेश्चन आएगा 4Ds के बारे में, 4Ds के बारे में कौन से प्रोग्राम में बात की गई थी, तो आप बता दोगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। ठीक है जी। अब ये 4Ds का मतलब क्या है? डिफेक्ट्स एट बर्थ, जब बच्चा पैदा हुआ उसके जिन अंगों में डिफेक्ट्स है वो सरकार द्वारा सर्विसेज मिलेंगी, ठीक करवाए जाएं। डिसीजेस इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जो बीमारियां हैं उस पर फोकस किया जाएगा, कैसे ठीक करा जाए। डेफिशिएंसी कंडीशन, अनीमिया हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, और कोई बीमारी हो गई, किसी न्यूट्रिशन की कमी रह गई उसकी वजह से डेफिशिएंसी की, उसको ठीक करा जाए। डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज़, कोई अपाहिजता है, अपंगता है, ठीक है, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी कि उसको प्रॉपर अच्छी हेल्थ मेंटेन रहे और हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो वो ये सब जो चीज़ें हैं, ये 4Ds कवर होंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 4Ds कौन से प्रोग्राम के अंदर कवर करे जाते हैं आपको पता होना चाहिए। या आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर 4Ds कौन से हैं, इनमें से कोई 3 दे देंगे और चौथा कुछ भी और दे देंगे। ठीक है, तो कुछ भी और जो दे होंगे उसमें लिखा होगा कौन सा नहीं है, मतलब कि जैसे आपको लिखा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर जो 4Ds आते हैं इनमें से कौन सा D गलत है, 3 सही दे देंगे, चौथा गलत दे देंगे। तो आपको चारों का नाम पता होगा तभी तो आप चौथा गलत वाला पहचान पाओगे ना। तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये भी देख लो। यहाँ पर कह रहे हैं कि पैदा होने से लेके 6 इयर्स तक का जो एज ग्रुप है वो कहाँ पे मैनेज होगा? डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, DEIC। आपके पास फुल फॉर्म आ सकती है, DEIC की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। 0 से लेके, पैदा होने से लेके 6 साल तक का बच्चा यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 से लेके 18 साल तक का बच्चा कहाँ आ जाएगा? एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, जो ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे देश में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में वर्क कर रही होंगी, उन्हीं के अंदर 6 से 18 साल वाले बच्चे को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाते हो किस पर?
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये फोर्थ प्रोग्राम है। क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके अंदर क्या आता है? एक प्रोग्राम आता है एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल्स नीचे पंजाबी में भी लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम्स है ना, इनके नाम ये इंग्लिश नेम्स हैं, तो मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सब कुछ मिक्स करके पढ़ा रही हूँ ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ? आपको पता है 1978। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। अब इस प्रोग्राम को फिर से मॉडिफाई किया गया। कब? 1985 में। 1985 में इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई क्यों कर दिया? जैसे मान लो पहला जो प्रोग्राम बनाया ना, तो वो जब वर्क कर रहा था तो उसमें कुछ खामियां नजर आ रही थी कि ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तो थोड़े टाइम बाद उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया। जैसे आपको अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, आपने कई लड़कों को देखा होगा, गाड़ी लेकर आए, बाइक लेकर आए, बाइक ले ली, लेकिन लगता है यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा जैसी मुझे चाहिए थी, चलो मॉडिफाई करा के आते हैं। फिर किसी कार वाली शॉप पे जाके, बाइक वाली शॉप पे जाके उसको कितना क्या क्या मॉडिफाई करा लेते हैं, क्या क्या करा लेते हैं। तो उनको लगता है कि इसमें शायद ये कमी थी, मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, तो मॉडिफाई करवा लेते हैं। इन द सेम वे ये मॉडिफाइड होकर आया प्रोग्राम, जो कि सरकार को लग रहा था कि ये कमियाँ रह गई हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए। मॉडिफाई होकर कब आया? 1985 में। अब मॉडिफाई होकर आया तो उसका नाम को भी मॉडिफाई कर दिया। अब इसका नाम था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम के अंदर आपको सारा का सारा ये पढ़ना होता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। अब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल समझाया था कि प्रेग्नेंट लेडी को कब कब कौन कौन सा टीका लगेगा और कहाँ पर लगेगा। ठीक है, बच्चे को कब कब कौन सा टीका लगेगा, कहाँ पर लगेगा है, फिर जो इन्फेंट है उनको कौन कौन सा टीका कब कब लगेगा, कहाँ कहाँ पर लगेगा। वो सारी डिटेल्ड वीडियो इम्यूनाइजेशन की मैंने आपको दे रखी है, वो आपको पढ़नी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो ये 5th प्रोग्राम है, ये है मिशन इंद्रधनुष। एक है मिशन इंद्रधनुष, दूसरा है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। एक तो था मिशन इंद्रधनुष, अब दूसरा इंटेंसिफाइड, मतलब कि उसका बहुत तगड़े लेवल वाला, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल वाला। अब ये जो मिशन इंद्रधनुष था, ये तो लॉन्च हुआ था दिसंबर 2014 में। इसमें क्या था? full immunization with available vaccines for children up to 2 years of age and pregnant women। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जो भी 2 साल तक के बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनका सबका टीकाकरण किया जाए। सबका क्या करा जाए? टीकाकरण किया जाए। टीकाकरण की जो भी रिक्वायरमेंट है, प्रेग्नेंट लेडी को इस हफ्ते में ये टीका लगना चाहिए, यहाँ पर इस हफ्ते में ये टीका लगना चाहिए, वो सब टीके लगे, कोई भी छूटे ना। ठीक है जी। उसके बाद आ गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, IMI। अब ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 8 अक्टूबर 2017 को। किसने लॉन्च किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब उसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, हायर लेवल पे, मतलब और बेटर एडवांसेस के साथ मिशन इंद्रधनुष को फिर से इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के नाम से लाया गया 2017 में। पहले लाया गया था दिसंबर 2014 में, फिर लाया गया 8 अक्टूबर 2017 को। कौन लाए? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लाए, जो कि हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अब इन्होंने कहा जो भी 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी है जो कि छूट गई रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, हम उन चीज़ों को कवर करेंगे।
कि मान लो कोई दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, सबको टीका लग जाता है। लेकिन कोई ऐसा पिछड़ा इलाका, कोई ऐसी पिछड़ी जगह जहाँ पर इतने हेल्थ चेकअप नहीं होते, हेल्थ सर्विसेज नहीं होती, तो वहाँ की तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को टीके लग ही नहीं पाते, वहाँ के तो बच्चों को टीके लग ही नहीं पाते। तो अब इनका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में था कि भाई हम तो हर बच्चे को, हर प्रेग्नेंट लेडी को टीका लगवाएंगे, तो ये हमारी मुहिम है। कोई छूट गया है तो हम मेक श्योर करेंगे कोई भी छूटे ना। आपके पास फुल फॉर्म एक और क्या आ सकती है, IMI की फुल फॉर्म बताओ क्या है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष किस पे फोकस करता था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। 6th जनानी सुरक्षा योजना, JSK। अब ये JSK क्या है, जनानी सुरक्षा योजना के अंदर क्या आता है कि ना, ये सबसे पहले लॉन्च क्या हुई थी, कब हुई थी, 12 अप्रैल 2005 को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा। प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च की थी। स्कीम का नाम क्या है, जनानी सुरक्षा योजना। अब ये प्रोग्राम इस ऑब्जेक्टिव के साथ आया था, रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के टाइम मर जाती हैं, बच्चे को जन्म देने के टाइम मर जाती हैं, या जो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, उसको रिड्यूस करना, कम करना, कि भाई ये क्यों मर रहे हैं, क्यों, क्या दिक्कत है, क्या मतलब हमारी हेल्थ में कहाँ पर हम पीछे रह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे पैदा होने के टाइम ही मर रहे हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ मर रही हैं, उसको ठीक करना। अगर कोई कमी रह रही है हमारे हेल्थ सिस्टम में तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है जी। बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। अब इनको ये चीज़ पता चली, जो गरीब प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है ना, वो घर पे ही बच्चे को जन्म दे देती हैं। आसपास कहती हैं ये दाई है ना, इसको डिलीवरी आती है, मेरी डिलीवरी कर देना, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। वो दाई हो सकता है प्रॉपर जो हेल्थ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो ना कर पाते हो, या जो भी दिक्कत आ जाती हो। आपको पता है साइंस इतनी आगे निकल गई है, हेल्थ सिस्टम इतना आगे निकल गया है, तो अगर तो वो आप प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है तो वहाँ पर कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है, फैसिलिटीज़ हैं, मशीन्स हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन घर पे ही कोई दाई आई है, उसकी डिलीवरी कर रही है, तो वो चीज़ें संभल नहीं पाती। इसलिए कहा है कि हमें फोकस करना है कि हॉस्पिटल्स में डिलीवरी हो, ताकि वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में सब कुछ हो। अब ये जो प्रोग्राम है ये किसके अंडर वर्क करता है, ये अंडर वर्क करता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर वर्क करता है। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, जनानी सुरक्षा योजना किसके अंडर वर्क करती है, आपको पता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर। वेरी गुड, सबको पता चल गई, सबको पता चल गई। तो अब यहाँ पर आ जाओ 7th पर। 7th क्या कहती है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। हिंदी वर्ड है लेकिन इंग्लिश में लिखा जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी का मातृत्व है, मतलब कि उसका वो टाइम पीरियड है मदरहुड वाला, उसको सुरक्षित रखा जाए। उसको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2016 में, आपको याद रखना है। किसके अंडर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 2016 में। किस मिशन के अंदर आता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है। अब ये प्रोग्राम प्रोवाइड करता है क्या, अशोर्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंटीनेटल केयर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एंटीनेटल केयर इज माँ का पेट में जब बच्चा है उसको जन्म देने से पहले तक का सारा समय कि क्या चेकअप हो रही है, क्या दवाइयाँ लेनी है, क्या क्या टीका लगना है, वो सब अश्योर्ड, मतलब एक बड़े लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सबको मिला जुला के जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी के दौरान, उसको वो सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाए। मेक श्योर किया जाए कि वो सर्विसेज उसके पास पहुँचे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, सब प्रेग्नेंट वुमेन को मिलेगी। और कब मिलेगी, एवरी 9th ऑफ एवरी मंथ। क्या डिसाइड कर लिया, महीना स्टार्ट होता है ना
1 डेट, 2, 3, 4, तो ये डेट रखी हुई है 9 तारीख, हर महीने की 9 तारीख को ये सारी की सारी सर्विसेज प्रेग्नेंट लेडीज को मिलेगी। जो भी डेसिग्नेटेड जगहें होंगी, जो भी हेल्थ सेंटर्स होंगे ना, वहाँ पे सेट कर दिया गया कि 9 तारीख को प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं हमें क्वालिटी और कवरेज बढ़ानी है एंटीनेटल केयर की, ANC। माँ के पेट में, गर्भ में जब बच्चा है, वो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है, उस टाइम की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है ताकि माँ को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसका प्रेगनेंसी का पीरियड स्मूथली निकले और बच्चा भी अच्छा हेल्दी हो। इसके अंदर चाहे कितने बड़े लेवल पे डायग्नोस्टिक मतलब चेकअप कराने पड़े, कितनी काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़े प्रेग्नेंट लेडी को कि आपको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब कुछ करेंगे। इसके अंदर एक स्ट्रैटेजी फॉलो होगी जिसका नाम मैं अभी आपको बता रही हूँ। सब के सब बच्चे पेन कॉपी खोल के इसका नाम अच्छे से लिख लेना, क्योंकि एक टफ नाम है, इसके साथ ही इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी, आने के चांसेस है तो तुम्हें पता है सिमरन मैम डांट के पढ़ाएंगी तो तुम्हें याद हो जाएगा तो पेपर में क्वेश्चन आएगा और तुम्हें आता होगा। रिप्रोडक्टिव, और हाँ ये इंग्लिश नाम है तो प्लीज़ इंग्लिश में ही अच्छे से याद करना, इंग्लिश नाम है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल चाइल्ड एंड अडोलसेंट हेल्थ, RMNCH+A स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी है? RMNCH+A स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी किसके अंदर आ जाती है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है जी, आपके पास आ जाएगी कि ये RMNCH+A स्ट्रैटेजी की फुल फॉर्म बताओ। आपको पता होना चाहिए R से क्या है? रिप्रोडक्टिव, M से क्या है? मैटरनल, N से नियोनेटल, C से चाइल्ड, H से नियोनेटल चाइल्ड, यहाँ पे आ गया हेल्थ, फिर ऐड कर दिया कि हमने तो इसमें अडोलसेंट को भी ऐड कर दिया। चाइल्ड के बाद तो वैसे एंड अडोलसेंट हेल्थ है, लेकिन इसका ऐसे ही आएगा चाइल्ड हेल्थ प्लस अडोलसेंट। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही याद रख लेना, यही आपके पास क्वेश्चन आएगा। ये भी फुल फॉर्म लिख सकते हो अगर आपके ऑप्शंस में हो तो, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ प्लस अडोलसेंट हेल्थ, या फिर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड अडोलसेंट हेल्थ स्ट्रैटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तो सब अच्छे से याद कर लेंगे। सबने अच्छे से याद कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन मोटिव है जितना पेपर में आता है हमें उतना पढ़ना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आप 100 200 टॉपिक्स पढ़ लो, 100-200 टॉपिक्स पढ़ लिए, याद उसमें कुछ रहा नहीं, जो एक आधा क्वेश्चन आया वो भी नहीं अटेंड कर पाए। इससे बढ़िया जो आपके सिलेबस का पार्ट है, फॉलो योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस का पार्ट है सिर्फ वही पढ़ो, क्योंकि सिलेबस से बाहर तो कोई कुछ देगा नहीं ना। जो भी एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी है, जो भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनको भी पता है अगर हमने इनको कुछ सिलेबस दिया है तो उसी के अंदर से देना है। ये तो है नहीं कि कुछ भी नहीं देना, कुछ भी उठा के दे देना है। सिलेबस फॉलो होगा ना तो आप भी सिलेबस से पढ़ के जाओ, पेपर भी सिलेबस से बनेगा। आपने भी सिलेबस से पढ़ा है, पेपर भी सिलेबस से पढ़ा है, तो कौन टॉप करेगा? वही जो सिलेबस को फॉलो करके पढ़ रहा है। ठीक है जी, अब आ जाओ हमारे 8th प्रोग्राम पे, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, NSS के फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम किस चीज़ पे फोकस करता है कि हेल्थ पर्सनल्स जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए किसके लिए? बेसिक न्यू बॉर्न केयर एंड रिससिटेशन टू एड्रेस केयर एट बर्थ इशूज़। जब बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी डिलीवरी हो रही है, उसके बाद कई बच्चों को सांस नहीं आता या कोई भी दिक्कत आ जाती है, उन सब इश्यूज़ को, बर्थ के टाइम के इश्यूज़ को डील करने के लिए हेल्थ पर्सनल्स जो कि होती हैं, नर्सेज हो गई या कोई भी वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ट्रेन करा जाए प्रॉपर। किस लिए? कि वो न्यू बॉर्न की अच्छे से केयर कर पाएँ, कोई भी हेल्थ इशू आ रहा है, बर्थ इशू आ रहा है तो उसको टैकल कर पाएँ। ठीक है जी, अब इसके अंदर 4 मेन बातें आ गई, 4 डिसीजेस या क्या, कौन से 4 इश्यूज पे फोकस करा जाएगा। पहला
इंग्लिश नाम है तो इंग्लिश नाम ही याद रखना। तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पंजाबी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश में समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के नाम है तो इंग्लिश से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, जो हाइपोथर्मिया वाली बीमारी होती है, जो भी सिचुएशन होती है उसको बचाने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उसके बचाव के लिए। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, माँ का दूध पिलाते हैं बच्चे को, वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। ये ना हो कि मदर की अभी हेल्थ ख़राब थी, उसने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करी तो वो बच्चे की हेल्थ पर भी प्रभाव डालती है। क्योंकि आपको पता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की प्रॉपर हेल्थ के लिए, तो इसलिए जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है। बेसिक न्यूबॉर्न रिसस्किटेशन, अब ये क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न के लिए छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होते हैं, बर्थ इश्यूज होते हैं, उन सब के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। मेन मोटिव क्या है इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है, ये देखो, मेन मोटिव है टू रिड्यूस नियोनेटल मोर्टेलिटी, जो बच्चे पैदा होने के दौरान या पैदा होते ही 1 हफ्ते में मर जाते हैं, उसको कम करना है। कि वो जो बच्चे मर रहे हैं उनके पीछे क्या रीज़न है और उस रीज़न को ठीक करा जाए ताकि बच्चे मरे नहीं। ठीक है जी। नाइन्थ क्या कहता है? नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, परिवार की प्लानिंग के लिए नेशनल प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके अंदर ये 2 प्रोग्राम्स हैं। पहला प्रोग्राम है मिशन परिवार विकास, परिवार का विकास। अब इसमें फोकस है कि इम्प्रूविंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स। अब क्या होता है, कुछ पिछड़े इलाकों में क्या होता है, एक तो बचपन मतलब छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं, छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, उनको कुछ अभी इतनी पता नहीं होता कि अगर हम बच्चे कर लेंगे तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी। या वो जो छोटी लड़की की शादी हो गई, उसको नहीं पता होता कि मैं अभी इतनी हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी इतना सर्वाइव कर सकती है कि मैं प्रेगनेंसी कर लूँ या प्रेग्नेंट हो जाऊँ और बच्चे को जन्म दे दूँ। उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं होती। अगर नॉलेज होती भी है तो उन्हें फैमिली प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता। फैमिली प्लानिंग के प्रोसेस इज़ लाइक, आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हो, आप हस्बैंड आप वाइफ ये डिसाइड कर रहे हो कि क्या हम दोनों रेडी हैं फाइनेंशियली भी, और क्या कहते हैं फाइनेंशियली मान लो, फिजिकली मान लो, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्या हम रेडी हैं कि हम एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे, क्या हम उसकी सारी नीड्स को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये होती है फैमिली प्लानिंग। अगर आप सोचते हो कि हाँ हम पूरा कर लेंगे, तभी हम तभी हम प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगे और वो लड़की प्रेग्नेंट होगी। ये नहीं कि अच्छा अब तो हो गई लड़की प्रेग्नेंट, अब तो बच्चा हो जाएगा, ये कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। ऐसे नहीं, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग का प्रोसेस उनको समझाया जाएगा और उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपको क्या क्या टेक्निक्स का फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, या क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। कि मतलब ये ना हो बाद में आप सोच रहे हो अच्छा अब तो प्रेग्नेंट हो गई, अब तो बच्चा होगा, जबकि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। ये अचानक से हो जाने वाला काम ना हो, तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि आपकी प्रेगनेंसी से आपको बचाएंगे। ठीक है जी। अगर एक वुमेन और मैन और वुमेन के बीच में, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस फॉर्म भी होते हैं, शारीरिक संबंध भी बनते हैं, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, इसके बारे में उनको नॉलेज दी जाएगी कि आप ऐसे ऐसे ये कर सकते हो जिससे कि आप प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहते तो नहीं होगी। ठीक है जी। अब ये कब आया था? ये लॉन्च हुआ था 2016 में। ठीक है जी। उसके बाद हम दो, सुना होगा आपने वो प्रोग्राम, हम दो हमारे दो। बेसिकली क्या है, अगर हम वापस से ऊपर वाले में जाए, मिशन परिवार विकास, इनका ना एक ये भी मेन मोटिव था। कुछ लोग सोचते ही नहीं है, और एक तो हमारा इंडिया पहले ही इतना पॉपुलस कंट्री है, इतनी ज़्यादा आबादी है, उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग करते नहीं, एक बच्चा अगले साल, दूसरा बच्चा अगले साल, तीसरा बच्चा, बच्चे इतने सारे बच्चे करते रहते हैं। अब जब इतने सारे बच्चे करते रहोगे तो जो हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ और पॉपुलेशन बढ़ गई।
ठीक है। अगर एक ही परिवार में मान लो 10-10 बच्चे कर लिए तो सोचो कितनी आबादी बढ़ जाएगी। इतनी आबादी बढ़ जाएगी आगे, उन्हीं को रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, उन्हीं को एडमिशन्स नहीं मिल पाएंगे, उन्हीं को कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस एरिया में मान लो इतनी आबादी बढ़ गई, कॉलेजेस है कम, स्कूल है कम, तो उनको ही फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, तो उनको ही दिक्कत आएगी आगे जाके। तो उनको ध्यान रखना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, 1 बच्चा करना है, 2 बच्चे करने हैं, ध्यान रखना है। ये नहीं कि 10 बच्चे कर रहे हैं, 12 बच्चे कर रहे हैं। पहले ही इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ठीक है जी। उसके बाद हम 2 हमारे 2, ये प्रोग्राम क्या था, किस पे फोकस करता था कि एलिजिबल कपल्स विद इंफॉर्मेशन, जो कपल्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि देखो ये नहीं है कि आप बस बच्चे पे बच्चे ही पैदा करी जा रहे हो, आपको प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के मेथड्स फॉलो करने हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्या नीड्स हैं, आप कितने बच्चों को अच्छे से पाल सकते हो, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से कर सकते हो, उतने ही बच्चे पैदा करना। ये ना हो अच्छा इस साल ये हो गया, अगले साल एक और बच्चा हो गया, इसको भी पालना पड़ेगा, बाद में ये अचानक से होने वाला काम ना हो। तो पहले ही सोच समझ के सारी चीज़ें करना। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, गाइडेंस देंगे और बताएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़, कि कैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल रिलेशन बन भी रहा है तो वो प्रेगनेंसी की तरफ ना बढ़े। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट प्रोग्राम आ जाता है MAA, माँ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। अब माँ का जो पूर्ण प्यार होता है, प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। जो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए माँ का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। जब माँ उसको अपने गले से लगाती है ना, तो उस बच्चे के आधे दर्द तो आधी दिक्कतें वहीं से ख़त्म हो जाती हैं और उसको वो एक इमोशनल अटैचमेंट मिलती है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। अब ये क्या कह रहा है, ये प्रोग्राम फोकस करता है प्रमोशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। क्या कि अगर आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करो, अपना दूध पिलाओ। उससे क्या होगा, मतलब कि अपना दूध पिलाने वाली इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्शन सपोर्ट करते हैं कि माँ को अपने बच्चे को अपना दूध ही पिलाना चाहिए, वो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है, उसकी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होता है। थ्रू हेल्थ सिस्टम टू अचीव हायर ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स। सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माएँ अपना दूध बच्चे को पिलाएं, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है, इन्फेक्शन नहीं होती, बच्चा इसलिए डाइजेस्ट कर पाता है, पहली चीज़। दूसरा, जब वो माँ के सीने से लगकर दूध पीता है तो उसका और उसकी मदर का एक फिजिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जो कि अफेक्शन होता है, प्यार होता है, एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है कि माँ मेरे सपोर्ट के लिए हमेशा मेरे पास है। उस अच्छे बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी करने के लिए माँ को अपना दूध ही बच्चों को पिलाना चाहिए, छोटे बच्चों को। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हमने कितने प्रोग्राम्स डिस्कस करे हैं? 10 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स डिस्कस करे हैं, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, चाहे तो वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन अच्छे से ज़रूर समझ लेना ताकि आपको ये डायरेक्ट याद रहे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, डायरेक्ट बस टिक करना है, कोई टाइम नहीं लगेगा और आपके मार्क्स हो जाएंगे पक्के। आई नो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे ही अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर ज़रूर मिलती है। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और लाइफ में सेटल डाउन हो जाओ।